आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 8:30 का समय था। जंगल का रास्ता घुप अंधेरा। एक पथिक की पदचाप जंगल की खामोशी को छिन्न भिन्न कर रही थी और उनका पथ आलोकित करती एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी बीच बीच में जंगल की निस्तब्धता को भंग करता हुआ उल्लू का अचानक डरावना आवाज और डर के मारे उस आदमी का हलक सूख रहा था और बीच बीच में चूहों के बिलों से गिरते मिट्टी की आवाज भी उसे विचलित कर रहे थे। वो उस बुरे समय को कोस रहा था जब अंधेरा होने पर उसने गोविंद से चलने की जिद की। बहुत कहा गोविंद ने, अरे मान सिंह रुक जा, बहुत देर हो गई है, सुबह चले जाना। पर वो नहीं माना। रुक जाता तो ठीक रहता, पर अब क्या ही हो सकता है। अब तो वो चल पड़ा है। वापस जाना अपनी बेइज्जती करवाने जैसा है। जो होगा देखा जाएगा। अकेले में भयभीत मन को निडर बनाना कितना मुश्किल है ये आज उसे पता चल गया था। दूसरा, अगर समझाए तो आदमी एक बार समझने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अकेले में खुद आदमी खुद को कैसे समझा सकता है, क्योंकि डर पैदा करने वाले विचार उस पर तेजी से हावी होते रहते हैं। तभी सामने एक घना पेड़ उसे दिखाई दिया। अंधेरे मुंह से पेड़ तो दिख गया, मगर वो ठिठका और गौर से देखने लगा। उसके नीचे कोई बैठा सा दिखाई दिया। इतनी रात को कौन होगा जो इतने आराम से बैठा है, जैसे कोई धूप से बचने के लिए बैठता है। किसी अनहोनी आशंका से वो डर गया। डर के मारे एक बार तो वो उल्टे पैर भागने को हुआ, पर कुछ सोचकर वो रुक गया। तभी उसे छोटी टॉर्च का ध्यान आया। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो दंग रह गया। पेड़ के नीचे से ऊपर तक किसी ने 3 बड़े पत्थर रखे हुए थे, जो कि अंधेरे में किसी बैठे हुए आदमी की तरह दिख रहे थे। उसके मुंह से एक लंबी सांस निकली। फिर उसने तेजी से चलती हुई अपने सांसों पर काबू पाया। कितना डर गया था वो। आश्वस्त होकर उसने आगे कदम बढ़ाया। 2 कदम चलकर वो फिर रुक गया और फिर से उस पेड़ की तरफ देखने लगा, इस आशय से कि वो दोबारा वैसा ही दिखेगा, या उसके भ्रमित मन की वजह से उसे ऐसा दिखा था। ज्यों ही उसने नजर घुमाई, अब की बार उसे अंधेरे में 2 बड़े पत्थर दिखे। तो क्या मनुष्य का मन ही प्रेत को जन्म देता है? वो इस बात पर विचार कर ही रहा था कि तभी अचानक वो 3 पत्थर धड़ाम से पेड़ के तने से फिसलकर इस तरह गिरे जैसे किसी आदमी के गिरने की आवाज आती है, और फिर खड़खड़ की आवाज के साथ एक और आवाज हुई, जैसे कोई व्यक्ति जख्मी हो और कराह रहा हो। ये देखकर मान सिंह के तो होश उड़ गए। वो हड़बड़ाकर तेजी से चलने को हुआ और अंधेरे में उसका पैर रास्ते के बाहर की तरफ किसी झाड़ी में फंस गया। वो पैर वापस खींचने लगा। तभी उसने ध्यान से सुना तो किसी महिला के सुबकने की आवाज आ रही थी। रह रहकर वो महिला सुबक रही थी, मगर कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब महिला सुबकते सुबकते रोने लगी। बहुत ही डर के कारण मान सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या होगा? ये कोई औरत ही है, और इतने रात में इस जंगल में क्यों रो रही है? मान सिंह दूसरे पहलू पर विचार करने लगा, पर वो जानता था कि यह सच नहीं हो सकता। किसी तरह झाड़ी से पैर निकालकर मान सिंह आगे बढ़ने लग गया। तभी उस महिला की आवाज फिर से आने लगी। अब वो रोते रोते कह रही थी, रुक जाओ, रुक जाओ, जैसे घायल अवस्था में कोई मदद के लिए चिल्लाता है।
इस तरह उसकी आवाज सुनाई पड़ रहे थे। मानसिंह दहशत में तो था, मगर वो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर गांव की परिधि में पहुंचना चाहता था। उसके मन की सोच अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। बस उसे अपने कुल देव का मन में ध्यान आया। बार बार अपने कुल देवता का स्मरण करते वो डर को एक कर बस फटाफट चलता जा रहा था। तभी पीछे से उसी महिला की आवाज सुनाई पड़ी, रुक जाओ, अरे रुक जाओ। और उसके अगल बगल कुछ छोटे पत्थर और रेडियां गिरने की आवाज आई, मगर उसे लगा नहीं। अब उस आवाज में भारीपन था, मानो वो अधिकार पूर्वक कह रही हो, रुक जाओ, रुक जाओ। और उसे लगा जैसे उसके पीछे से वो आवाज आ रही हो। पत्थर और रेडियों का उसके अगल बगल गिरना जारी था। तभी उसे दूर से कोई टॉर्च की रोशनी दिखी। ये कौन हो सकता है? कहीं कोई दूसरी मुसीबत तो नहीं? पर उसका साहस थोड़ा बढ़ा। उसके अपने गांव भिवाली की सीमा आने वाली थी। कोई आदमी ही लगता है। तभी उस महिला का अट्ठास भरा स्वर उसे सुनाई पड़ा, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। तब तक टॉर्च की रोशनी पास आ गई थी। अरे मानसिंह, तू कहाँ गया था रात में? वो व्यक्ति बोला। वो ज्ञानचंद था। अरे चाचा क्या बताऊं, बस कोट गांव तक गया था, गोविंद के पास। अरे तो रात में वहीं रुक जाता, रात में चलने की क्या जरूरत थी, चल। और उसने मान सिंह को आगे कर खुद उसके पीछे चलने लगा। रास्ते में डर तो नहीं लगा? मैंने देख लिया था दूर से टॉर्च की रोशनी को, समझ गया था कि कोई तो अकेला आ रहा है, इसलिए मैं चला आया। मान सिंह ने उसे कुछ नहीं बताया। मान सिंह का घर गांव के छोर पर ही था, तो ज्ञानचंद उसे वहां छोड़कर अपने घर चला गया। रात के 10 बज चुके थे। उसकी पत्नी और उसकी बूढ़ी माँ उसे देखकर घबरा गए। अरे मानो, इतनी रात में? हमने तो सोचा था कि सुबह आओगे। नहीं माँ, बस यूं ही चल पड़ा। और फिर मान सिंह ने एक एक कर सारी घटना माँ को बताई। उसकी माँ ने तुरंत कुछ चावल कटोरी में रख उसके सिर के चारों ओर घुमाए और फिर बाहर आकर चारों तरफ फेंक दिया। फिर अंदर आकर एक टीका चावल का मान सिंह के माथे पर लगा दिया। फिर बोली, बेटा तुम्हें रात में नहीं चलना चाहिए। आज हमारे कुल देवता ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हें याद है अभी 4-5 महीने पहले ही हमने पूजा की थी। तब ज्ञानचंद पर जब देवता अवतरित हुए थे तो वो क्या बोले थे? टीका लगाने को बोले थे। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम जहां भी जाओगे मुझे याद करना। हाँ याद आया, मान सिंह बोला। हाँ माँ, जैसे ही मैंने याद किया वैसे ही मेरा डर खत्म हो गया था। तब उसकी माँ ने कहा, हाँ ये तो होना ही था। माँ वो कौन था जो रोकर मुझे डरा रही थी? सबके साथ होता है क्या वहाँ रात में लगभग? ये एक पुरानी कहानी है बेटा, उसकी माँ बोली। लगभग 10 बरस पहले की बात है। कोट गांव की एक जवान औरत उस जंगल में घास काटने गई थी। हरा पेड़ देखकर वो उस पर चढ़ गई और उसका पैर फिसल गया और वहीं गिरकर उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और आने जाने वालों को परेशान करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अपनी जवानी के दिनों में मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। हम सभी दोस्त मिलकर छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाया करते थे। हम 4 करीबी दोस्तों का एक ग्रुप हुआ करता था। हमारे ग्रुप में रवि, कार्तिक, अखिल और मैं शामिल थे। लेकिन पिछले 20 सालों से हम कहीं भी साथ में घूमने नहीं गए। इसका कारण ये नहीं था कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। कारण तो कुछ और ही था।
पिछली बार छुट्टियों में जब हम साथ घूमने गए थे तो हमारे साथ एक बहुत अजीब घटना हुई थी। ये घटना इतनी खौफनाक थी कि हमें जिंदगी भर फिर कभी दोबारा साथ में छुट्टियां बिताने का प्लान बनाने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि 20 साल बीत चुके हैं, फिर भी जब जब मैं हमारे पिछले हॉलीडे ट्रिप के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछली बार हम छुट्टियों में कैलाशपुर के जंगलों में घूमने गए थे। रवि कैलाशपुर का ही रहने वाला था और उसी ने हमें ये सुझाव दिया था। हम सबको ये सुझाव पसंद आया और हम खुशी खुशी अपने अपने घरों से निकल पड़े। लेकिन हमें क्या पता था ये हमारा आखिरी हॉलीडे ट्रिप होने वाला था। ट्रेन में एक लंबी यात्रा करने के बाद हम कैलाशपुर पहुंचे। जब हम कैलाशपुर के छोटे से होटल में पहुंचे तब तक शाम ढल चुकी थी। रात को खाना खाकर हम जल्दी सो गए क्योंकि हमें अगले दिन सुबह ही कैलाशपुर के जंगलों के लिए निकलना था। लेकिन हमेशा की तरह हमारे अलार्म क्लॉक ने हमें धोखा दे दिया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अलार्म क्लॉक आखिर खराब कैसे हो गया, या हम में से ही किसी ने नींद में उठकर उसे बंद कर दिया था। हाँ, ये ज़रूर था कि अलार्म समय पर बजा नहीं और हमें वक्त का पता ही नहीं चला। हमें तो होटल के वेटर ने उठाया जो हमारे लिए नाश्ता लेकर आया था। हम जल्दी से नहा धोकर तैयार हुए और जंगलों की तरफ निकल पड़े। पूरे दिन जंगलों में घूमकर हम बहुत थक गए, लेकिन फिर भी हम सब बहुत खुश थे। अब शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने वाला था, इसलिए हमने वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही हम वापस जाने के लिए मुड़े, अखिल को एक पुरानी गुफा नजर आई। चलो दोस्तों, अखिल ने बड़े उत्साह के साथ कहा, जाकर देखते हैं कि उस गुफा के अंदर क्या है। क्या तुम पागल हो गए हो अखिल? मैंने कहा, वो गुफा बहुत पुरानी है, हो सकता है ढह जाए और हम सब उसके अंदर ही फंस जाएं। कायर मत बनो अमर, अखिल ने मुझे घूरते हुए कहा। खतरों से खेलने में ही तो मजा है, चलो दोस्तों मेरे साथ। लेकिन रवि और कार्तिक ने भी अखिल की बात नहीं मानी। ठीक है, तो फिर मैं अकेला ही चला जाता हूँ, कहकर अखिल पांव पकड़ता हुआ गुफा के अंदर चला गया। हम सब काफी देर तक गुफा के बाहर उसके आने का इंतजार करते रहे। गुफा के बाहर अखिल का इंतजार करते हुए हर गुजरते पल के साथ हमारे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हम अपनी सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे थे और उसकी भी, और मन ही मन ये सोचकर पछता रहे थे कि हमने उसे जाने ही क्यों दिया। थोड़ी देर बाद हमने उसे बाहर आते हुए देखा और चैन की सांस ली। देखो मुझे गुफा के अंदर से क्या मिला। अखिल ने मुस्कुराते हुए हमें एक नीले रंग का छोटा सा रत्न दिखाया। ढलते सूरज की किरणें जब उस रत्न पर पड़ी तो उनमें से एक अजीब तरह की नीली रोशनी फूट पड़ी। उस विचित्र प्रकाश को देखकर मेरी रूह कांप गई। इसे वहीं वापस रख दो, मैंने अखिल से विनती की। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम पागल हो गए हो क्या अमर? अखिल ने उस रत्न की तरफ धीरे से अपने बैग में रखा और अच्छी तरह से बैग को बंद कर दिया। ये रत्न बहुत कीमती लगता है, हो सकता है इसे बेचकर हमें काफी सारा रुपया मिले। चलो अब जल्दी चलते हैं वापस, अंधेरा हो चुका है। अंधेरा हो चुका था, इसलिए हमने ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा और अपने वापस होटल की तरफ चल पड़े। जरा रुको तो। जब हम जंगल के छोर पर पहुंच गए तब अखिल ठिठक कर रुक गया और उसने कहा, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? कैसी आवाज? मैंने पीछे मुड़कर अखिल को देखा। पायल की झनकार की आवाज। अखिल ने बड़ी उत्सुकता से चारों तरफ देखा। यह मजाक का वक्त नहीं है। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। वैसे भी काफी देर हो गई है, हमें जल्दी वापस जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अखिल ने मेरी बात का विरोध किया। मैं काफी देर से यह आवाज सुन रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। चलो वापस चलते हैं अखिल। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए ले गया। हमें अपने होटल जल्दी से जल्दी वापस पहुंचना होगा। होटल पहुंचकर हमने गर्म पानी से नहाया और खाना खाकर जल्दी सो गए। कोई दरवाजा खटखटा रहा है,
कहकर अखिल ने मुझे जगा दिया। मैंने अपनी आंखें खोली और घड़ी की तरफ देखा। आधी रात का वक्त था। मैं ध्यान लगाकर सुनने लगा, लेकिन मुझे रात के सन्नाटे में गूंजती झींगरों की आवाज के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बाहर कोई नहीं है अखिल, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूं सोने। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैंने आंखें बंद की और सो गया। अमर, क्या तुमने वो आवाज सुनी? थोड़ी देर बाद अखिल ने मुझे फिर उठा दिया। कैसी आवाज? मैं नींद में बड़बड़ाया। अरे वही पायल की झनकार। अब तुम दोबारा शुरू मत हो जाओ अखिल। मैंने अपने हाथ जोड़कर कहा, देखो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, मैं ही देखता हूँ, मैंने अखिल को कहते हुए सुना और दोबारा सो गया। बर्फीली हवा का एक झोंका आया और मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा है। मैं अपने बिस्तर से उठा और मैंने चारों तरफ देखा। मुझे अखिल कहीं भी नजर नहीं आया। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 3 बज चुके थे। मैं खुले दरवाजे से होते हुए कमरे से बाहर निकल आया। मैंने देखा कि अखिल इस कड़ाके की ठंड में बिना कोई गर्म कपड़े पहने जंगल की तरफ जा रहा था। वो ऐसे चल रहा था जैसे उसे सम्मोहित कर दिया गया हो। मुझे लगा कहीं वो पागल तो नहीं हो गया, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मैं कांप उठा। अखिल से कुछ कदम आगे मुझे एक औरत की धुंधली सी परछाई नजर आई। मैंने बार बार अपनी आंखें मली क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हो गया। मैंने फिर से आंखें खोली और ध्यान से देखा। मैं अखिल को तो ठीक तरह से देख सकता था, मगर वो औरत मुझे ऐसी नजर आ रही थी जैसे वो धुएं या धुंध से बनी हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैं थर-थर कांप गया। मैं अपने कमरे की तरफ भागा क्योंकि मुझे कुछ गर्म कपड़े पहनकर अखिल को वापस लाने जाना था। लेकिन जब तक मैं कुछ गर्म कपड़े पहनकर वापस आया, अखिल और वो औरत दोनों जा चुके थे। मैं डर और ठंड के मारे कांपने लगा। मैंने अपने कमरे के बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जहां रवि और कार्तिक सो रहे थे। हमने होटल के चौकीदार को बताया कि हमारा एक दोस्त गायब है। उसने आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और हम सब अखिल की खोज में निकल पड़े। रात भर खोजने के बाद भी जब अखिल का कोई पता नहीं चला तो हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आकर अखिल की सामान की तलाशी ली तो पता चला कि वो रत्न भी गायब है जो कल शाम उस पुरानी गुफा से मिला था। पुलिस ने कुछ महीनों तक छानबीन की, लेकिन जब अखिल को ढूंढ नहीं पाए तो उन्होंने फाइल बंद कर दी। इस घटना से हम इतना डर गए थे कि फिर कभी दोबारा इस तरह एक साथ किसी ट्रिप पर जाने की हिम्मत दोबारा नहीं हुई। अपने दोस्त को खोने का गम तो था ही हमें, लेकिन जिस विचित्र ढंग से वो गायब हुआ था वो हमारी समझ से परे था। मुझे आज भी उस रात के डरावने सपने आते हैं और मैं अचानक गहरी नींद से जाग उठता हूँ। आज 20 साल के बाद भी उस औरत की धुंधली सी परछाई को मैं अपने मन से निकाल नहीं पाया हूँ। और वैसे भी अखिल के बिना किसी ट्रिप पर जाने का कोई मज़ा नहीं, क्योंकि वही हमारे ग्रुप में सबसे जिंदा दिल और साहसी लड़का था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। नई नवेली दुल्हन को लिए शेखर शादी में चला तो जाता है, मगर माँ के कहे अनुसार जल्दी नहीं लौट पाता है। बारात आने में ही काफ़ी देरी हो गई, इसी कारण लौटने में देरी हो गई। शहर से थोड़ा बाहर ही एक छोटा सा कस्बा था जहाँ गिनती के 50 मकान रहे होंगे। वहीं रहता था शेखर। अभी एक हफ्ते पहले ही धूमधाम से शादी हुई थी। शहर से लौटने के वक्त रोड तक तो ठीक ठाक रहता, मगर सड़क से वो जो पतले वाले रास्ते पर वहीं थोड़ा सन्नाटा हो जाता। इसी कारण से शाम होते होते सभी लोग अपने अपने घरों को लौट जाते, क्योंकि वहाँ बिजली के खंभे अभी तक नहीं लगवाए थे सरकार ने। अगल बगल बड़े बड़े पेड़ और पेड़ों के पीछे बड़े बड़े खेत खलियान।
दिन में तो इसे सुहावना कुछ ना होता, मगर रात थोड़ी खौफनाक हो जाती। वहां से गुजरने वाले बहुत चटकीले रंगों वाले कपड़े नहीं पहना करते और ना ही सुगंधित चीजों का उपयोग करते हैं। शेखर दिल्ली में रहने के कारण वहां के तौर तरीकों के साथ जीवन जी रहा था। अपनी पत्नी को लिए बाइक से लौटने में काफी रात हो गई। घर वाले बहुत परेशान हो जा रहे थे। मोबाइल पर कॉल नहीं जा रही थी क्योंकि शेखर के फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। अंधेरा इतना था कि बस हेडलाइट से निकली हुई रोशनी से ही जो दिखता था उसी में गाड़ी चलाना था। शेखर पत्नी से बात करते हुए चले जा रहा था। अगल बगल सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। हवाएं चली जा रही थी जिनसे पत्तियों के रगड़ जाने में एक अलग सी आवाज पैदा होती। तभी शेखर बोला, माँ की बात सुनने को तैयार रहना, बारात ही इतनी रात में लगी, क्या कहें। एक तो हम लोग रहते भी इतनी दूर हैं, वरना शहर वालों के लिए कौन सी देरी। माँ को चिंता हो रही होगी, माँ ने कहा था कि वक्त से लौट जाना। अभी कुछ देर आगे ही गए थे कि हवाएं अब आंधी का रूप ले रही थी। तभी रेखा ने कहा, सुनिए कहीं रुक जाइए, अभी चलना अक्लमंदी नहीं है। तभी शेखर बोला, हाँ ठीक कह रही हो, यहीं रुक जाते हैं, बाइक की लाइट जला कर ही रखता हूँ वरना कुछ दिखेगा नहीं। कुछ देर वाहन रुकने पर बारिश भी शुरू हो गई। हवाएं कुछ कम होने पर दोनों वापस से चलने लगे। बीचों बीच रास्ते के एक पेड़ बुरी तरह से टहनी गिरी हुई थी। तभी शेखर बोला, अरे यार एक तो पहले से देरी हो रही है, अब इस पेड़ को देखो, अब इसे कैसे हटाएं। शेखर अपने हाथों से हटाने की कोशिश करता है मगर विफल होता है। बहुत कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता। इतनी रात में अब मदद मांगे भी तो किससे। दोनों कोशिश किए जा रहे थे। तभी एक लंबा सा आदमी उनके सामने आता है, सामान्य से बहुत लंबा। उसकी लंबाई करीब एक खंबे जितनी थी। वो आकर उस टूटे हुए पेड़ की टहनी को हाथों से तिनकों के समान उठाकर ले जाता है। शेखर जब तक कुछ समझ पाता वो आदमी उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। अंधेरा होने के कारण उस आदमी की लंबाई के अलावा और कुछ भी देखना संभव नहीं था। शेखर और उसकी पत्नी फिर से अपने बाइक लिए वापस से घर लौट आते हैं। घर जाने पर माँ के द्वारा फटकार तो निश्चित थी। सुबह जब वहाँ के आस पड़ोस वालों ने शेखर से पूछा कि कल रात आने में इतनी देर क्यों हो गई थी तो उन्होंने पूरी घटना बताई। तो पड़ोसी ने कहा कि उस रास्ते पर दरअसल एक जिन्न रहता है। वो एक अच्छा जिन्न है जो मुसीबत में लोगों की मदद करता है और उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, करीब एक खंबे जितनी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।